नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। कक्षा छठी, हिंदी बाल भारती। दूसरी इकाई, भाषा की ओर। भाषा की ओर इस भाग में हम जानकारी प्राप्त करेंगे विराम चिन्ह के बारे में। विराम चिन्ह के बारे में जानने से पहले आइए जानें विराम चिन्ह के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात। आपने कई जगह बच्चों इस तरह से विराम चिन्ह यह शब्द लिखा हुआ देखा होगा और कई जगह पर इस तरह से लिखा हुआ देखा होगा, विराम चिन्ह। अब इसमें प्रश्न उठता है कि दोनों में से कौन सा सही और कौन सा गलत। तो हम जब देख रहे हैं ये वाला विराम चिन्ह जो शब्द है इस तरह से लिखा हुआ यह गलत है, और इस तरह से यहाँ जो लिखा हुआ है यह सही है। ठीक है, अब आपको लगेगा ये गलत और ये सही क्यों? तो बच्चों, विराम चिन्ह शब्द में ह आधा होता है और न पूरा होता है, जबकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, न आधा है और ह पूरा है। इसलिए यह शब्द गलत है। विराम चिन्ह लिखने का यह तरीका गलत है। विराम चिन्ह इसी तरह से लिखा जाता है और हम जैसा लिखते हैं वैसा ही पढ़ते भी हैं। अब चूंकि यहाँ पे हमने विराम चिन्ह न आधा लिखा है तो हम न पहले आ रहा है, हम न पहले पढ़ रहे हैं चिन्ह, और यहाँ पर ह पहले आ रहा है और न बाद में, तो निश्चित है न का उच्चारण बाद में होगा। तो ये वाला जो शब्द है यह सही है और यह गलत है। ह, और ह को जब आधा लिखना होता है तो उसके नीचे लगता है हल चिन्ह। इसके बारे में आप कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी में पढ़ते आए हैं। यह हल चिन्ह होता है, छोटा सा जो चिन्ह। अब आप बोलोगे ये बिंदु बने हुए हैं, ये क्या है? तो यह बच्चों हल चिन्ह किसी भी अक्षर के नीचे लगे, जो विशेष अक्षर हैं जिनको आधा लिखने के लिए ये हल चिन्ह लगाया जाता है। तो ये जो बिंदु है ये उन अक्षरों का प्रतीक है। हम जब कॉपी में लिखेंगे तो ये ह में हल चिन्ह लगा के इस तरह से लिखेंगे, ह और उसके नीचे दिखाई देने वाला ये हल चिन्ह। यह बिंदु हम नहीं लगाएंगे। यह बिंदु केवल टाइपिंग कीबोर्ड में हमें इस तरह से मिलते हैं, क्योंकि ये जो हल चिन्ह है, यहाँ जो है ये बिंदु, ये अक्षरों का प्रतीक है। चाहे ह हो, ट हो, द हो, इस तरह के जो कुछ विशेष शब्द हैं, क्योंकि हर अक्षर में हल चिन्ह नहीं लगता है, ये हम सब पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ह के नीचे हल चिन्ह। तो आप जब कॉपी में लिखोगे तो इस तरह से ह और ह के नीचे हल चिन्ह, यानी फाइनल आपका ह इस तरह से दिखाई देगा। लेकिन हम जब टाइपिंग में काम करते हैं, कीबोर्ड में काम करते हैं, तो ह के नीचे हल चिन्ह लगा और उसके आगे यदि हमने कोई पूर्ण अक्षर लिखा तो वह ह इस तरह से आधा हो जाता है। और हल चिन्ह लगाने का अर्थ भी होता है कि वह अक्षर जो है वो आधा हो गया है। तो इस तरह से ये दिखाई देता है। तो आपको चिन्ह भी इसी तरह से दिखाई दे रहा है। तो विराम चिन्ह यह सही है। अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। गगन बोला, इन पटाखों का धुआं इतना खतरनाक भी हो सकता है? इसके बारे में तो पहले कभी इतना बढ़िया निबंध पढ़ा ही नहीं था। क्या फैसला किया शायरी? इस बार जुगनू ने शायरी की तरफ मुड़ते हुए पूछा। पर्दा उठने तक मंच पर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत गूंजता है। यदि पटाखों से आवाज गायब हो जाए तो? यहाँ तरह तरह के फूल
ऑर्किड और कैक्टस देखने योग्य होते हैं। कल कल करते झरने, भांति भांति के लोग, शाबाश तुम पास हो गए। तुम कहाँ से आ रहे हो? इन सब वाक्यों में हमने कुछ शब्द देखे। शब्दों में हमने मात्रा वाले शब्द देखे, बिना मात्रा वाले शब्द देखे, और इसके अलावा हमने कुछ अलग से चीज देखी जो शब्द नहीं है। क्या है वो है कुछ चिन्ह। कौन कौन से चिन्ह हैं, चलो जरा देखें। तो एक चिन्ह हमें इस वाक्य में ये दिखाई दिया। उसी तरह का मिलता जुलता चिन्ह हमने यहां देखा। यही सेम चिन्ह हम यहां पे भी देख रहे हैं, और यही चिन्ह यहां भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक चिन्ह हमने देखा जो किसी शब्द के नीचे साइड में लगा हुआ था। एक चिन्ह हम देख रहे हैं जो किसी वाक्य के अंत में लगा हुआ है। वही चिन्ह हम यहां भी देख रहे हैं। एक चिन्ह हम और देख रहे हैं जो वाक्य के अंत में लगा हुआ है। यहां पर है, यहां पर है। वैसा ही चिन्ह एक यहां भी हम देख रहे हैं। तो ये अलग अलग तरह के चिन्ह हैं जो हमें इन वाक्यों में दिखाई दे रहे हैं। और एक चिन्ह हमने देखा, ये यहां पे भी हमें दिखाई दे रहा है। ये चिन्ह जो है कुछ इस चिन्ह से मिलता जुलता है। चलो इस स्लाइड में भी हम देखें कि कौन कौन से इसमें चिन्ह हमें दिखाई दे रहे हैं। तो एक चिन्ह हमें यहां पर दिखाई दिया, एक चिन्ह यहां भी हम देख रहे हैं। अब इन चिन्हों के नाम क्या है इसके बारे में हम बाद में जानकारी लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि और कौन कौन से चिन्ह यहां पर हैं। ये चिन्ह हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था। इसके अलावा यहां पर ये भी दिखाई दे रहा है। यहां भी हम देख रहे हैं, ये भी एक चिन्ह है, और ये भी है। ये तो हमने ऊपर भी देखा। यहां पर कल कल करते झरने, यहां पर भी एक हमें छोटा सा ये चिन्ह कुछ दिखाई दे रहा है। यहां पर भी है, यहां पर भी एक चिन्ह है, यहां पर भी एक चिन्ह है, और ये भी एक चिन्ह है। तो इसमें हमने देखा कि कुछ चिन्ह जो है वाक्य के अंत में लगे हुए हैं, कुछ दो शब्दों के बीच लगे हैं। तो इन चिन्हों का क्या उपयोग है और क्यों लगाए गए हैं? इन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? चिन्ह। विराम शब्द का अर्थ होता है ठहराव या रुकना, रुक जाना। अब भाषा में भला कहाँ ठहराव? तो भाषा में अपने भावों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए या एक विचार और उसके प्रसंगों को प्रकट करने के लिए हम रुकते हैं, और इसी रुकने को हम विराम कहते हैं। बच्चों, आपने कई बार देखा होगा कि वाक्य को लिखते तथा बोलते समय एक ही गति से हम न लिख सकते हैं और न ही बोल सकते हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। दूसरी बात है कि वाक्य के बीच में कहीं कहीं कुछ क्षणों के लिए हम रुकते हैं। वाक्य की समाप्ति पर भी हम रुकते हैं। तो ये जो रुकना है हमारा, इसी रुकने को हम विराम कहते हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए, उसे समझाने के लिए, किसी कथन पर बल देने के लिए, यानी कोई चीज पे हमें जोर देना है तो वहां पे अधिक जोर देने के लिए, आश्चर्य आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए कहीं कम तो कहीं अधिक समय के लिए ठहरता है। और भाषा के लिखित रूप में इस ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब हम ठहर रहे हैं तो ये ठहरने के, ये हमारा ठहराव कैसे स्पष्ट होगा? तो इस ठहराव को स्पष्ट करने के लिए कुछ निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं। हम कहाँ कम ठहरेंगे, कहाँ ज्यादा ठहरेंगे, कहाँ आश्चर्य के रूप में ठहरना है, कहाँ पर अपनी बात समझाने के लिए ठहरना है, कहाँ किसी कथन पर बल देने के लिए ठहरना है। तो ये सब के लिए अलग अलग संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं,
और इन्हीं संकेत चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब विराम चिन्ह का उपयोग क्या होता है, इससे फर्क क्या पड़ता है? तो अभी हमने देखा कि वाक्य में विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है, सुंदरता आती है तथा भाव को समझने में सुविधा होती है। यानी कोई वाक्य किस भाव से कहा जा रहा है, किस अर्थ से कहा जा रहा है, ये हमारे सामने स्पष्ट होता है। यदि विराम चिन्हों का यथास्थान उचित प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। यानी किसी वाक्य में यदि विराम चिन्ह नहीं है तो हम जो कहना चाहते हैं वो अर्थ नहीं निकलता, कुछ दूसरा अर्थ भी निकल जाता है। कैसे? अब इसका उदाहरण हम देखते हैं। रोको मत जाने दो एक वाक्य है। अब इसमें कोई भी किसी तरह का चिन्ह नहीं लगा है। अब इस वाक्य के दो अर्थ हो सकते हैं। कौन कौन से अर्थ हो सकते हैं? रोको मत जाने दो, यानी कोई जा रहा है उसको रोको, उसको जाने मत दो। दूसरा अर्थ हो सकता है रोको मत जाने दो, यानी कोई व्यक्ति जा रहा है उसको रोको मत, उसे जाने दो। अब यदि हमने विराम चिन्ह कहाँ लगा दिया है, यदि रोको के बाद विराम चिन्ह लग गया है तो इसका अर्थ है उसे रोक लो, उसे मत जाने दो। यदि रोको मत इसके आगे विराम चिन्ह लगा है तो इसका अर्थ है रोको मत, उस व्यक्ति को बिल्कुल अड़ंगा मत लगाओ, उसे रोको मत, उसको जाने दो। तो ये दो अर्थ, दो भाव इन वाक्यों से स्पष्ट होते हैं। लेकिन इस वाक्य में जहां कोई विराम चिन्ह नहीं है, यहां कुछ भी स्पष्ट नहीं होता। उसी तरह हम और एक उदाहरण देखेंगे। उसे जगाओ मत सोने दो। इसमें किसी भी प्रकार का कोई विराम चिन्ह नहीं है। उसे जगाओ मत सोने दो, और दूसरा अर्थ इसका निकलता है उसे जगाओ मत सोने दो। अब इस वाक्य में क्या अर्थ निकल रहा है? सोते हुए व्यक्ति को जगाओ, उसे जगाओ, मत सोने दो, उसे सोने मत दो, उसे उठाओ। और दूसरे वाक्य से क्या अर्थ निकल रहा है? उसे जगाओ मत सोने दो, यानी उसको उठाओ मत, जगाओ मत, उसको सोने दो। तो इस तरह से इस विराम चिन्ह के कारण इस एक वाक्य के दो अलग अलग अर्थ स्पष्ट हो रहे हैं। तो अब जबकि जिस वाक्य में विराम चिन्ह नहीं है, जैसे यहाँ रोको मत जाने दो, उसे जगाओ मत सोने दो, इसमें कोई विराम चिन्ह नहीं है, तो इसमें कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं होता। जबकि दूसरे और तीसरे वाक्य में अर्थ स्पष्ट हो जाता है, लेकिन विराम चिन्हों के अलग अलग स्थान पर होने से उसमें एक दूसरे का उल्टा अर्थ मिलता है। जैसे यहाँ रोको मत जाने दो, यहाँ रुकने का भाव है, यानी किसी को रोकना है, और यहाँ रोको मत यानी रुकने का, किसी को रोकना नहीं है, उसे आगे जाने दो। तो दोनों अलग अलग भाव हैं, विपरीत भाव स्पष्ट होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर पहले वाक्य में उसे जगाओ मत सोने दो, यानी किसी व्यक्ति को उठाना है, उसे सोने नहीं देना है। और दूसरे वाक्य में क्या स्पष्ट हो रहा है कि उसे जगाओ मत सोने दो, यानी उसको सोने का भाव स्पष्ट हो रहा है कि उसको नींद लेने दो, और यहाँ हो रहा है कि उसे नींद मत लेने दो। तो ये विराम चिन्ह जो हमने लगाया है छोटा सा, इसी विराम चिन्ह की वजह से ये अर्थ अलग अलग मिल रहे हैं। और जबकि जिस वाक्य में विराम चिन्ह नहीं है वहां हमें कोई भी ऐसा स्पष्ट अर्थ नहीं मिलता। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक छोटा सा विराम चिन्ह और कितने अर्थ से बदलाव कर देता है, कितने अर्थों में अंतर आ जाता है। अब बहुत सारे विराम चिन्ह हैं जिनसे आप परिचित हो। जैसे ये आप हमेशा देखते हो, ये एक विराम चिन्ह आपने बहुत जगह देखा है, ये वाला विराम चिन्ह भी आपने देखा है। इन विराम चिन्हों को हम क्या कहते हैं इसकी जानकारी हम आगे लेंगे। ये वाला विराम चिन्ह भी आपने कई बार देखा है, ये वाला भी चिन्ह आपने देखा है। अब ये सारे विराम चिन्हों के प्रकार हैं। ये तो आपने बहुत बार देखा है, ये भी देखा है, ये वाला भी देखा होगा आपने, जहां आपका स्वाध्याय दिया रहता है, प्रश्नोत्तर रहता है, वहां पर इस तरह का विराम चिन्ह आपने देखा होगा। ये वाला भी देखा है आपने,
ये सारे विराम चिन्ह आपकी पाठ्य पुस्तकों में, आपकी किताबों में, आपकी कहानियों में, कविताओं में कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये वाला तो बहुत देखा होगा आपने। अब कहाँ देखा वो सब याद करते जाओ। ये वाला भी देखा है, ये भी दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन एक छोटा है एक बड़ा है। ये भी देखा है। कोष्ठक, ये तो आपने भाषा के अलावा गणित में भी देखा होगा। ये वाला भी कहीं कहीं देखा होगा। ये वाला तो शायद आपने नहीं देखा होगा अभी तक कहीं पर भी। और ये वाला भी बहुत जगह देखा है। तो इसमें से कुछ विराम चिन्ह ऐसे हैं जो हम कक्षा छठी के स्तर पर हम इनका अधिकाधिक उपयोग करते हैं। एक आध विराम चिन्ह ऐसे हैं जो हैं तो विराम चिन्ह लेकिन अभी कक्षा छठी में इनका उपयोग हमने नहीं किया होगा। तो चलो जानते हैं इन विराम चिन्हों के नाम क्या हैं। आपको मन में लग रहा होगा ना कि हाँ ये तो हमने देखा है, ये भी देखा है, ये भी देखा है। अरे भाई इसका नाम क्या है? चलो नाम भी देखते हैं। अच्छा, ये वाले भी दो विराम चिन्ह हैं, देखो ये भी मिल गए हमें। ये भी कहीं छुपे हुए थे, बोले भाई हम भी हैं, हमको भी देखो। तो ये दो विराम चिन्ह और आ गए हैं हमारे सामने। अब इन विराम चिन्हों के हम नाम देखते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, अपूर्ण या उपविराम चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, योजक विराम चिन्ह, कोष्ठक, उद्धरण या अवतरण चिन्ह, ये इकहरा अवतरण चिन्ह भी होता है और दोहरा अवतरण चिन्ह भी होता है, लाघव चिन्ह, हंसपद चिन्ह, लोप चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह, ऐसे बहुत सारे ये विराम चिन्हों के प्रकार हैं। इसमें से कुछ विराम चिन्ह ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम अधिकाधिक करते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनका प्रयोग कम किया जाता है। दीर्घ स्वर चिन्ह है ना, अब इन सब का उपयोग छठी के स्तर पर नहीं होता। ये सिर्फ मैंने आपकी जानकारी के लिए यहाँ सभी नाम दे दिए हैं आपको। रेखांकन चिन्ह, जिसे आजकल हम इंग्लिश में अंडरस्कोर कहते हैं, अंडरलाइन करना या अंडरस्कोर कहा जाता है। तो ये बहुत सारे विराम चिन्ह हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि विराम शब्द का मूल अर्थ हमको मालूम पड़ गया, ठहराव या आराम। शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने के लिए, किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने के लिए, पढ़ते समय ठहरने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब हम देखेंगे, यहां हम देखेंगे विराम चिन्हों के नाम। ये कौन सा विराम चिन्ह है जो इसका उपयोग हम बहुत ज्यादा करते हैं? यह है पूर्ण विराम चिन्ह। इसका भी उपयोग बहुत होता है। यह है प्रश्नवाचक विराम चिन्ह, इसका भी उपयोग आप बहुत करते हो। अल्प विराम चिन्ह, यह है विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह, यह है अपूर्ण या उपविराम चिन्ह, ये है अवतरण चिन्ह, दोहरा अवतरण चिन्ह है ये। क्योंकि दोहरा क्यों है? क्योंकि ये डबल है, आपको दिखाई दे रहा है ना, ये दो चिन्ह यहाँ पर है, यहाँ पर भी दो है, तो इसे दोहरा अवतरण चिन्ह कहते हैं। उसी तरह ये कोष्ठक, ये है लोप चिन्ह, ये भी अवतरण चिन्ह है, ये इकहरा अवतरण चिन्ह है, सिंगल है ना, एक ही एक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये है अर्ध विराम चिन्ह, ये है योजक विराम चिन्ह, ये विवरण चिन्ह, ये निर्देशक चिन्ह, लाघव चिन्ह, ये है पुनरुक्ति चिन्ह, हंस पद चिन्ह, रेखांकन चिन्ह और दीर्घ उच्चारण चिन्ह। अब इन सब चिन्हों के नाम तो आपको पता चल गए। अब इनको देखने से आपको ये भी पता चल गया कि हम किन विराम चिन्हों का ज्यादा उपयोग करते हैं। तो हम सभी विराम चिन्हों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। चलो देखते हैं। अल्प विराम चिन्ह, ये है ना, दिख रहा है हमारा, ये आ गया अल्प विराम चिन्ह, ध्यान में आ गया। इसे हम कॉमा भी कहते हैं, कॉमा अंग्रेजी में कहते हैं। जहां थोड़ी देर रुकना पड़े,
यानी एक क्षण के लिए रुकना है। एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाना है, बहुत ज्यादा वस्तुएं हैं तो उनको अलग अलग दिखाना है, तो वहां पर अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। इसके अलावा समान महत्व वाले कई शब्दों के एक साथ आने पर उन्हें अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बहुत सारे शब्द एक साथ आ गए हैं और सभी शब्द जो है समान महत्व रखते हैं, तब भी वहां उन्हें अलग करने के लिए इस अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सुनील, अरुण, राजेश एक साथ स्कूल जाते हैं। अब सुनील, अरुण, राजेश ये सभी बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, एक साथ स्कूल जाते हैं, तो इनका समान महत्व है। तो इसलिए सुनील, उसके आगे अल्प विराम, फिर अरुण के आगे अल्प विराम, राजेश, राजेश के आगे कोई अल्प विराम नहीं है क्योंकि अब राजेश के आगे किसी बच्चे का नाम नहीं है, इसलिए राजेश के आगे अल्प विराम नहीं है। तो सुनील, अरुण, राजेश एक साथ स्कूल जाते हैं। मैंने नदी, झील, जंगल, पहाड़, झरने आदि देखे हैं। अब ये सब प्रकृति के सानिध्य की चीजें हैं। प्रकृति में हम जब जाते हैं तो हमें ये सब चीजें दिखाई देती हैं, नेचर जिसे हम कहते हैं। तो हमने प्रकृति में क्या क्या देखा है? मैंने नदी, अब ये सब एक जैसे है ना, नदी, झील, जंगल, पहाड़, तो इन सबको अलग अलग दर्शाने के लिए यहाँ बीच में इनके नदी के बाद अल्प विराम चिन्ह, झील के बाद अल्प विराम चिन्ह, जंगल के बाद अल्प विराम चिन्ह, पहाड़ के बाद अल्प विराम चिन्ह, और झरना ये अंतिम है तो इसके आगे अल्प विराम चिन्ह नहीं है। मैंने नदी, झील, जंगल, पहाड़, झरने आदि देखे हैं। अब इसके अलावा अल्प विराम का प्रयोग और भी होता है। कहाँ कहाँ होता है? तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में भी किया जाता है। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, अब देखते हैं। जहां किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए वहां अल्प विराम का चिन्ह लगता है। जैसे प्रिय महाराज, मैं आपका आभारी हूं, तो हम महाराज को संबोधित कर रहे हैं, उनको ही हम कुछ कह रहे हैं, उनसे ही हम कुछ कह रहे हैं, तो यहां पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ। जैसे आपने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, तो आप जब मम्मी से बात कर रहे हो, मम्मी से कुछ कह रहे हो, तो मम्मी के बाद अल्प विराम चिन्ह लगेगा लिखते समय। और एक बात खास और बात है कि बोलते समय हम इस अल्प विराम चिन्ह को बोलते नहीं है कि प्रिय महाराज अल्प विराम चिन्ह, मैं आपका आभारी हूं पूर्ण विराम चिन्ह, ऐसा नहीं कहा जाता है। ये विराम चिन्ह केवल हमें यह एहसास दिलाते हैं कि आपको कहाँ पर कम रुकना है, कहाँ ज्यादा रुकना है, कहाँ पूरी तरह से रुकना है। तो प्रिय महाराज, मैं आपका आभारी हूं। अंकों को लिखते समय भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अंक हम लिखते हैं ना, तो हर अंक के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जो लास्ट वाला है उसके आगे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। ठीक है। हाँ और नहीं के बाद भी विराम चिन्ह का उपयोग होता है। जैसे नहीं, यह काम नहीं हो पाएगा, तो यहां पर अब ये यहां पे क्यों हो रहा है? यहां पर हम जोर दे रहे हैं, नहीं यह काम नहीं हो पाएगा, तो नहीं पर हम जोर दे रहे हैं, इसलिए यहां पर विराम चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। अब हम देखते हैं कि अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग और कहां कहां होता है। तो तारीख और महीने का नाम लिखने के बाद भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ। तो 2 अक्टूबर यहाँ लिखा तारीख और महीना, तो ये खत्म हो गया, तो इसके बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग है। सन 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ। अब इस वाक्य में और भी विराम चिन्ह है, लेकिन हम केवल अभी अल्प विराम चिन्ह पे चर्चा कर रहे हैं। जहां शब्दों को 2 या 3 बार दोहराया जाए वहां भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। यदि वाक्य के बीच किंतु, परंतु, अतः
इसलिए, तथापि, क्योंकि, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है तो वहां भी अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वह बहुत बड़ा विद्वान है पर घमंडी नहीं, तो ये जो पर है या परंतु है उसके पहले यह अल्प विराम चिन्ह लगेगा। आज पता चला सचमुच वह बहुत होशियार है, तो सचमुच के पहले विराम चिन्ह लगेगा। पूर्ण विराम चिन्ह, इसका उपयोग तो हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। पूर्ण विराम हमें शब्द से यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है जहां कोई काम पूरा हो जाए। पूर्ण मतलब पूरा, विराम मतलब रुकना, ये तो हम जानते हैं। पूरी तरह से रुकना मतलब जहां वाक्य पूरा हो गया है, ये तो समझ में आ गया। ये है हमारा पूर्ण विराम चिन्ह। वाक्य के पूरा होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, वाक्य पूरा हो गया। पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है, वाक्य पूरा हुआ, तो ये पूर्ण विराम चिन्ह। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, फिर से पूर्ण विराम, वाक्य कंप्लीट, पूरा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ, वाक्य कंप्लीट हो गया, तो ये पूर्ण विराम चिन्ह लग गया। 10 में 11 से गुणा करो, वाक्य कंप्लीट हुआ, तो यहां पूर्ण विराम चिन्ह लगा। तो पूर्ण विराम चिन्ह एकदम आसान है, वाक्य कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ, वहां पर पूर्ण विराम। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका उपयोग भी हम बहुत ज्यादा करते हैं, हम सब परिचित हैं। यह है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। अर्थात जिस वाक्य में किसी प्रश्न के पूछे जाने के भाव की अनुभूति हो, वहां वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी कोई ऐसा वाक्य हो जिसमें हमें ये महसूस हो कि कुछ पूछा जा रहा है, कोई जानकारी पूछी जा रही है, कोई सवाल पूछा जा रहा है। जब ऐसा ये भाव स्पष्ट होता है तो वहां वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे रामचरितमानस किसने लिखी, अब ये जानकारी पूछी जा रही है ना, किसने लिखी है रामचरितमानस? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अब ये हम यहाँ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ प्रश्न चिन्ह का प्रयोग हुआ है लास्ट में। तुम कहाँ जा रहे हो? वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान है, ये भी प्रश्न है भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमसे जानकारी मांगी जा रही है, तुमसे पूछा जा रहा है कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ प्रश्न चिन्ह लगा। यह तुम्हारा घर है? अब यहाँ पर ऐसी कोई जानकारी तो नहीं, सीधे सीधे कोई जानकारी नहीं ली जा रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, अरे ये तुम्हारा घर है, तो यहाँ पर हम इनडायरेक्टली जानकारी ही ले रहे हैं कि हमने ये घर देखा, अरे मैं तो यहाँ से रोज जाती थी, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा घर है, अच्छा ये तुम्हारा घर है। तो इस तरह से जब हम जानकारी कंफर्म करते हैं, कोई हम जो भाव है वो स्पष्ट करना चाहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं, तो वहां पर भी ये इस तरह का प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। तुम आ गए, अब इसमें देखा जाए तो ऐसे डायरेक्टली हम कोई जानकारी नहीं ले रहे हैं। अधिकतर क्या होता है, किसने, कौन, कहाँ, कब, ऐसे शब्दों से हम जानकारी लेते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह होता है सीधा सीधा। लेकिन कभी कभी कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जहां पर हम सीधे सीधे कोई जानकारी नहीं लेते, लेकिन हमारे उच्चारण का तरीका ऐसा होता है कि उस वाक्य से जानकारी लेना ही यह भाव स्पष्ट होता है। अगला है अर्ध विराम चिन्ह। ये इस तरह से लगता है, एक डॉट और उसके नीचे कॉमा, एक बिंदु और उसके नीचे कॉमा या अल्प विराम चिन्ह। तो ये एक साथ में जब लगता है ऊपर नीचे, तो इसे अर्ध विराम चिन्ह कहा जाता है। जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना हो पर वाक्य को खत्म न किया जाए, तो वहां पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी जहां अल्प विराम से कुछ अधिक ठहरते हैं तथा
पूर्ण विराम से कम ठहरते हैं। अभी हमने देखा ना अल्प विराम का प्रयोग भी, जहां थोड़ा सा ठहरना है, तो यह अर्ध विराम क्या आ गया, यानी अल्प विराम से ज्यादा रुकना है लेकिन पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकना है, वहां अर्ध विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे यह घड़ी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, यह बहुत सस्ती है। अब यहां पर भी वाक्य पूरा हो रहा है लेकिन अभी उसके आगे हमें उसके बारे में कुछ और कहना है, तो यहां हम थोड़ा सा रुकते हैं। तो यह घड़ी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, यह बहुत सस्ती है। राम तो अच्छा लड़का है किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है। राम तो अच्छा लड़का है किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है। तो यहाँ वाक्य तो एक पूरा हो रहा था लेकिन अभी इस वाक्य से संबंधित कुछ और भाव आगे जाने हैं, आगे स्पष्ट होने हैं, इसलिए यहाँ पर ये अर्ध विराम चिन्ह है। और जब आप किसी समय कहीं पे आप कुछ पाठ पढ़ रहे हो, कहीं वाचन कर रहे हो, तो उसमें जब इस तरह के चिन्ह आते हैं, विराम चिन्ह, तो उसके हिसाब से यदि हम वाचन करते हैं तो हमारा वाचन बहुत प्रभावी हो जाता है। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। अब कल रविवार है, वाक्य यहाँ पूरा हुआ, छुट्टी का दिन है, यहाँ भी वाक्य पूरा हो रहा है, लेकिन अभी ये वाक्य एकदम पूरा नहीं हुआ है क्योंकि इससे संबंधित कुछ भाव आगे हमें मिल रहे हैं। तो कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। अब आराम मिलेगा यहाँ पे हमारा भाव कंप्लीट हो गया कि रविवार है, छुट्टी का दिन है, इस कारण क्या हमें फायदा होने वाला है, आराम मिलने वाला है। तो ये वहां पे हमारा भाव पूरा हो गया। तो ये पूर्ण विराम। सूर्योदय हुआ, पंछी चहकने लगे, किसान भी खेतों की ओर चल पड़े। गांव का दृश्य है, सूरज निकल आया, सूर्योदय हुआ, सूर्योदय हुआ तो पंछी भी चहचहाने लगे, चहकने लगे, और किसान भी खेतों की ओर चल पड़े। तो अब यहाँ वाक्य हमारा पूरा हुआ, लेकिन यहाँ बीच में ये जो दो है, ये छोटे छोटे हमारे भाव स्पष्ट हो रहे हैं। तो सूर्य, तो यहाँ इसलिए अर्ध विराम जो चिन्ह लगेगा। तो आज हमने अल्प विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह और अर्ध विराम चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त की। शेष विराम चिन्हों की जानकारी के लिए इस वीडियो का भाग 2 जरूर देखें। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।